स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानिता और आपका स्वागत है स्टडी IQ के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आज और कल रायसीना डायलॉग 2024 का डे 1 एंड डे 2 था। ये रायसीना डायलॉग है क्या? रायसीना डायलॉग एक्चुअली ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन दैट इज ORF और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस होता है, एनुअल होता है, जहां पे कई कंट्रीज के डेलीगेट्स को बुलाया जाता है। इस डेलीगेट्स में मिनिस्टर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, बिजनेस पीपल होते हैं, साथ में बहुत सारे सिविल ग्रुप के भी लोग होते हैं। अब इस रायसीना डायलॉग में कई सारे डिप्लोमेटिक ट्रैक्स चलते हैं। एक होता है ट्रैक 1 जहां पे इंटरेक्शन होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का। एक होता है ट्रैक 1.5 जहां पे गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट रहेगा, प्लस दूसरे तरफ से भी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट रहने वाला है। चाहे वो ताइवान पे डिस्कशन हो रहा है, चाहे वो कोई बायलैटरल रिलेशन है या कोई इशू बेस्ड है, बट दी जो डिस्कशन रूम में ऑफिशियल्स भी रहेंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी रहेंगे एज वेल एज सिविलियंस भी रहते हैं ट्रैक 1.5 में। ट्रैक 2 इज लार्जली कंप्लीटली सिविलियंस। वहां पे आपको कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं मिले। तो अगर हम देखते हैं रायसीना डायलॉग में तीनों ट्रैक्स चलती हैं, साथ में एक पैनल डिस्कशन भी चलता है जहां पे जो लीडर्स हैं वो अपना जो कंट्री का जो एजेंडा है या जो पॉलिटिकल स्टैंड है इन पर्टिकुलर इश्यूज उनको बोलते हैं, एंड इट इज ओपन फॉर क्रॉस क्वेश्चनिंग फ्रॉम द ऑडियंस। तो कल इनॉग्रल डे था, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी थे जिन्होंने इनॉग्रेट किया, और चीफ ऑफ गेस्ट जो थे ऑनर थे वो थे ग्रीक प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने बेसिकली बात किया कि द वर्ल्ड अक्रॉस कंट्रीज आर लुकिंग टूवर्ड्स इंडिया एंड इंडिया हैज प्लेड द रोल ऑफ बैलेंसर सो वेल इन द वर्ल्ड ऑर्डर कि आज के दिन में लोग इंडिया से सीख रहे हैं किस तरीके से मल्टी अलाइनमेंट को क्रिएट किया जाए, मल्टी अलाइनमेंट को फॉलो किया जाए। उसके बाद हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी बोला कि इंडिया हैज़ बिकम अ ब्रिजिंग पावर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट था, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ही मेंशन दैट इंडिया का जो नया रोल है वर्ल्ड ऑर्डर में वो बेसिकली टू प्ले अ ब्रिज बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड द ग्लोबल साउथ। ही ऑल्सो सेड दैट कि इंडिया जो ये मल्टी अलाइनमेंट पे फोकस कर रहा है, या जो अभी नए वर्ड यूज़ करते हैं वो ऑल अलाइनमेंट पे फोकस कर रहा है, इट इज़ बिकॉज इंडिया डज नॉट लैक पार्टनर्स। इंडिया ने कभी किसी की बुराई नहीं किया, इंडिया ने कभी किसी के साथ वॉर नहीं किया है एक्सेप्ट फॉर certain neighbors, which is usual. And he also said that the reason why India has never done that because India has always focused on multilateralism and has always worked closely and focused on cooperation. So because of this, he talked about कि ये जो bridging power है इंडिया का, इसी से इंडिया का रिस्पेक्ट आज के दिन में इतना बढ़ रहा है एंड countries across are looking at India as विश्वमित्र। यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया का जो अभी स्टैंड है, जो पॉलिटिकल फॉरेन पॉलिटिक्स का जो स्टैंड है वो काफ़ी क्लियर हुआ था G20 में, क्योंकि उसी समय पे इतने साल बाद G20 का एजेंडा इंडिया ने सेट किया था, एंड बाय इनवाइटिंग अफ्रीकन यूनियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ G20 इंडिया मेड इट क्लियर कि भाई इंडिया इज गोइंग टू बी द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो ये जो एजेंडा है G20 के बाद ये फिर से रिपीट हो रहा है इसी डायलॉग में, एंड ही सेड दैट विच बेसिकली इंडिकेट्स दैट इंडिया इज सीरियस अबाउट वर्किंग ऑन दीज एजेंडा। एंड ही ऑल्सो मेंशन्ड दैट इंडिया हैज ऑल्सो टेकन स्टेप्स टू रियलाइज दिस एजेंडाज एंड शो द वे टू कंट्रीज जिनको इन जो एजेंडा है इन पे भी काम करना है, जैसे कि कई ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो ही बेसिकली इंडिकेटेड दैट इंडिया इज रेडी टू टेक इट्स राइटफुल प्लेस इन द वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये तो था कल का बात। आज एक्चुअली ऑफिशियल जो सेकेंड डे था उसमें सुबह 7:30 बजे से लेके मीटिंग्स या पैनल्स शुरू हो चुकी थी। सुबह के जो पैनल्स थे वो ज़्यादातर 1.5 ट्रैक थे, जहाँ पे द वन दैट आई अटेंडेड वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वो ताइवान पे था, एंड साथ में बिम्स्टेक का भी एक ट्रैक चल रहा था, एंड देयर वर मल्टीपल ट्रैक्स। तो ताइवान वाले ट्रैक में
जो डेलीगेट्स थे वो ताइवान के थे, यूएस के थे, इंडिया के थे। एंड जो डिस्कशन था ताइवान पे, इट वाज लार्जली फोकस्ड ऑन कि इंडिया और ताइवान के रिलेशंस को किस तरीके से मल्टी फैसेटेड बनाया जाए। एंड इस पे एक ट्रेड एलिमेंट तो है ही, बट उसके साथ साथ डिफेंस और उसके साथ साथ किस तरीके से रूल बेस्ड ऑर्डर को सपोर्ट करने के लिए दोनों कंट्री साथ में काम कर सकती हैं, इन कुछ चीज़ों पे काफ़ी फोकस दिया गया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि ये समझ में आ रहा था कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का एक्चुअल स्टैंड क्या है, एज वेल एज सिविलियन जो ग्रुप्स हैं, चाहे वहाँ पे ताइवान से एक एनजीओ ग्रुप का भी वहाँ पे वो रिप्रेजेंटेशन था, तो उनका क्या नज़रिया है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसके बाद पैनल डिस्कशंस हुई हैं, कई सारे पैनल्स थे। तो सबसे पहले तो देयर वाज अ पैनल ऑन दी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का एक पैनल था, जहाँ पे उन्होंने बात किया कि किस तरीके से नॉर्डिक कंट्रीज़ और इंडिया के बीच में रिलेशन हो रहा है। उसके बाद ऑफ कोर्स देयर वाज अ पैनल ऑन बाय our external affairs minister S Jaishankar. Then there was a panel which was there, G20 Sherpa, Amitabh Kant was sitting there. तो कई सारे पैनल्स थे, और इस वीडियो में मैं जो 4 मेन पैनल्स थे आज के, उनमें क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस की गई हैं, बहुत ब्रीफली मैं इसको मेंशन करने वाली हूँ, ताकि आपको भी ये पता चले कि आज के दिन में व्हाट एग्जैक्टली इज द फॉरेन पॉलिसी डिस्कशंस दैट आर गोइंग ऑन इन इंडिया। बट उससे पहले want to talk about the P2I बैच, जो स्टडी IQ का फाउंडेशनल बैच है। तो P2I का मतलब क्या है? प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, राइट? तो फ्रॉम द प्रीलिम्स टू मेंस टू इंटरव्यू, हर स्टेज में आपको सपोर्ट मिलता है इस कोर्स में। स्टडी IQ के बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली हैं। यू विल हैव आंसर राइटिंग, यू विल हैव मेंटरशिप, सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस के लिए, डिसिप्लिन के लिए। उसके साथ साथ यू विल हैव क्रक्स, हैंड रिटन नोट्स, वट एवर सपोर्ट यू वॉन्ट इज ऑल देयर इन दिस P2I बैच। तो जाइए एक बार स्टडी IQ के वेबसाइट में, देखिए फीचर्स देखना बहुत ज़रूरी है कोर्स के लिए, ताकि आपको पता चले कि आपको कब कहाँ सपोर्ट मिलने वाला है। तो जाके एक बार आप फीचर्स देखिए। उसके बाद जब आपने बाय नाउ कर दिया ना, क्या करना है? कोड यूज़ करना है DW Live। So use code DW Live और immediately आपका जो प्राइस है, दैट इज 70,000 रुपीज़ का जो कोर्स प्राइस है, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, और आपको मिल जाएगा 24,999 रुपीज़ में। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज द कोड DW Live। P2I जो कोर्स है वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में अवेलेबल है। तो इंग्लिश इज बेसिकली, इंग्लिश और हिंदी का एक मिक्सचर है, जो कोलोकियल लैंग्वेज में यूज़ कर रही हूँ, तो इंग्लिश में वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में समझते हैं, इट्स ईजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड, पर एग्जाम में वो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, तो वो जो है उनके लिए इंग्लिश बैच है। जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 26 फरवरी से है, तो टाइम बहुत कम है, तो जल्दी जाइए, सी दी कोर्स फीचर्स, और क्या करना है आपको? यूज़ करना है कोड DW Live। तो जल्दी से जाइए स्टडी IQ के वेबसाइट पे। चलिए आते हैं अभी पैनल डिस्कशन में। तो सबसे पहला जो पैनल था वो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का था, तो वहाँ पे मॉडरेटर वाज पालकी शर्मा उपाध्याय, एंड कपल ऑफ पॉइंट्स दैट वे डिस्कस्ड वाज, एक हमारे मिनिस्टर ने कहा कि देयर इज़ नो मिडिल ग्राउंड। आज के दिन अगर हम बात करते हैं किसी कंट्रीज़ का या कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का, तो कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। आज के दिन हमें कॉमन ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा। तो क्या व्हाट बेसिकली ही वाज आर्ग्यूइंग वाज कि देयर इज कंप्लीट फेलियर ऑफ UNSC। अभी UNSC में रिफॉर्म्स लाना एक इम्पॉसिबल टास्क बन चुका है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे उन्होंने कहा कि इट्स नॉट द वेस्टर्न कंट्रीज दैट आर स्टॉपिंग द रिफॉर्म्स एट UNSC, इट इज अ नॉन वेस्टर्न कंट्री दैट इज स्टॉपिंग रिफॉर्म्स। किस पे इंडिकेट था? चाइना पे, ऑब्वियस बात है, राइट? सो ही देन सेज कि इतना डिफिकल्ट हो चुका है, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि UNSC में रिफॉर्म्स आए। इसीलिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट टुडे इज कि कंट्रीज के बीच में ये कॉमन ग्राउंड मिले, और कॉमन ग्राउंड पे ही ये इंटरेस्ट बेस्ड अलायंसेस बनाए। तो इंडिया इज पार्ट ऑफ मल्टीपल इंटरेस्ट बेस्ड अलायंसेस, एंड इन अलायंसेस से ही ये रूल बेस्ड ऑर्डर चल पाएगा। तो यहाँ पे एक अफ्रीकन पैनलिस्ट भी थे, तो उन्होंने पूछा कि हमारे मिनिस्टर से पूछा कि हुज रूल्स, देयर इज हिपोक्रेसी इन रूल्स। तो उसका जवाब भी हमारे मिनिस्टर ने दिया और कहा कि
yes, rules are or have been made by the powers of yesterday, but रूल से ही chaos कंट्रोल होता है. तो जो अभी नया chaos बन रहा है उसको भी कंट्रोल रूल से ही करना पड़ेगा. एंड इंडिया इज रेडी टू एक्ट लाइक अ ब्रिजिंग पावर. तो फिर से वही कंसेप्ट पे आ गए थे वो जो लास्ट इवनिंग में ही बोला था, आज भी वही उन पे मेंशन किया कि इंडिया इज रेडी टू बी अ ब्रिजिंग पावर एंड इंडिया इज रेडी टू वर्क विद बोथ द ग्लोबल साउथ एज वेल एज ग्लोबल नॉर्थ so that this chaos can be controlled. उसके अलावा ही also said that कि वर्ल्ड ऑर्डर में कंपटीशन होगा ही, कंपटीशन इज हेल्दी. तो इसीलिए कंट्रीज कैन नॉट टॉक अबाउट कि वी आर गोइंग टू बी फ्रेंड्स और एक हमराही टाइप का बन के रहेंगे. इंस्टेड इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट, क्योंकि कंपटीशन है एंड कंपटीशन में इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी national interest. He also said India has become pragmatic, जहाँ पे India has focused on diversifying supply chains and looking at de-risking. ये जो word de-risking है ये भी एक नया concept था, wherein he has talked about how India has moved away from over dependence on one or single digit countries, and by multi alignment or all alignment India is actually protecting or de-risking itself, जो यूरोपियन कंट्रीज नहीं कर रहे. हिज आर्ग्यूमेंट वाज दैट यूरोपियन कंट्रीज को अगर आप देखोगे तो उनका इतना ओवर डिपेंडेंस है चाइना पे कि दे हैव टू वर्क टूवर्ड्स डी रिस्किंग एंड द डी रिस्किंग हैज टू बी डन इन नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट बट ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम द केओस. तो इसमें एक फिर से क्वेश्चन आया था एक यूरोपियन लीडर से, जिन्होंने कहा कि अगर हम इतनी फास्ट डी रिस्किंग करेंगे चाइना से देन देयर आर टू प्रॉब्लम्स. एक है कि यूरोपियन इकोनॉमी विल सफर एंड द सेकेंड थिंग इज कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट चाइना विल गेट आइसोलेटेड विच विल बी अ रिपीट ऑफ रशिया. तो इसका भी जवाब हमारे मिनिस्टर ने दिया और कहा कि भाई डी रिस्किंग कैन नॉट हैपन ओवरनाइट, ये ग्रेजुअली होने वाला है, बट एटलीस्ट इंटेंशन तो दिखाना चाहिए कंट्रीज को कि दे आर मूविंग टूवर्ड्स डी रिस्किंग, especially जब यूरोप was the biggest sufferers of the Russia-Ukraine crisis. तो ये एक ब्रीफ समरी था एक फर्स्ट पैनल का. उसके बाद वाले पैनल में our G20 शेरपा अमिताभ कांत was sitting there, जहाँ पे he made basically 3 points and काफ़ी इंटरेस्टिंग 3 points थे. सबसे पहला he said that global south doesn't get financing at the same rates. इंडिया को जिस रेट में मिलता है वो अफ्रीकन कंट्रीज को डबल रेट में मिलता है. सो ये जो अनफेयर ट्रीटमेंट है ग्लोबल साउथ कंट्रीज के साथ, दिस इज व्हाट इज क्रिएटिंग ग्रुप्स एंड क्लिवेजेस इन द ग्लोबल साउथ. काफ़ी ब्रेकअप्स होने लगी हैं. ग्लोबल साउथ आज के दिन में यूनिफाइड नहीं हो पा रही है. ही ऑल्सो सेड दैट द वर्ल्ड बैंक हैज़ टू स्टेप इन, क्योंकि देर इज नो शॉर्टेज ऑफ फाइनेंसेस. ग्लोबल फाइनेंसेस आर देयर इन प्लेंटी, बट द प्रॉब्लम इज कि the financial institutions are not working properly. They have to allow and work towards proper financial flow. So African countries which need the most should get more financial flow at a cheaper or at a better interest rate than compared to countries which do not need it so much. So he basically talked about the global financial flows, and the second thing that he talked about was the green hydrogen. He said that this is the future and countries have to focus on the renewables. And the last thing he talked about was कि global south countries might not have finances, but they are blessed with renewable energy. And the only thing that is missing is a proper policy framework as well as guidance to make that reforms in the policy framework. अगर वो हो जाए तो most of the global south countries are actually going to be faster in adapting renewables than the global north countries. So that was the second panel of the day. तीसरे पैनल में यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज अश्विनी वैष्णव was there, and he also made couple of amazing points. तो he first talked about that आज के दिन में अगर देखा जाए तो India is now viewed as a co-developer of technology, which is a huge shift in perception. और इस argument के लिए he gave an example of telecom stack. जो कुछ साल पहले ये था कि India can never develop something called a telecom stack, but it is getting implemented today. It is completely made in India,
and it has been made possible because of the vision of Prime Minister Modi. He said that कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है हमेशा वो 15-20 years ahead का सोचते हैं. And his favorite line is, mind is never a problem, mindset is. तो इसी पे he gave multiple examples and he said that the next 5 years is going to basically lay the foundation of 2047 when India is going to be one of the developed countries. And he also talked about how the vision of Prime Minister Modi is leading India not only in the technological sector, but also in sectors wherein manufacturing is important, education is important, healthcare is important. And he's saying all of this together is going to usher India into being a developed country. उसके बाद there was of course a panel by the Minister of State External Affairs मीनाक्षी लेखी, पर उसके बीच में एक आर्कटिक का एक पैनल आया था. बड़ा इंटरेस्टिंग पैनल था जहाँ पे कई नॉर्डिक कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे, जहाँ पे दे बेसिकली टॉक्ड अबाउट कि जो आर्कटिक 7 कंट्रीज़ हैं they have all become NATO alliances and Russia is on the other side. So the argument now is very simple in the Arctic that it is NATO versus Russia and China. And there's a high probability of militarization of the Arctic in the coming few years. यहाँ पे इंडिया का भी एक पैनलिस्ट थे जिन्होंने उन्होंने भी आर्ग्यू किया कि इंडिया इज ऑल्सो टेकिंग इट वेरी सीरियसली. इसीलिए इस बार विंटर एक्सपीडिशन पहली बार विंटर एक्सपीडिशन गया है टू आवर आर्कटिक रिसर्च सेंटर इन लॉन्गियरबीन. एंड धीरे धीरे वी आर एक्चुअली इंडिया इज गोइंग टू एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग ऑन ग्राउंड बिकॉज India realizes that Arctic will be the next theater of conflict in the coming years. Lastly, जो important panel था वो of course हमारे Minister लेखी का था, and she basically talked about the 4 concepts of conflict, competition, cooperation and create. And she said that India believes in the latter two, that is cooperation and create. काफ़ी एग्जाम्पल्स के साथ she explained that India does not use the word aid because एक समय था जब India was the global power. It was dominating the world GDP. And then when the Britishers left, we were dependent on other countries for food aid. तो हमने वो भी देखा है. We have seen the hegemonic power. We have also seen how it feels to be at the bottom 5. And now we are again on the path to become at the top 5. So from this entire journey, India has learned that fortunes are ever changing. इसीलिए we do not use the word aid, we use the word developmental assistance. And she then talked about that we have been giving developmental assistance to many countries in Africa, in Asia, and now even in Latin America. And बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि इंडिया डज नॉट मेक स्टेडियम्स विच हैज़ नो रोड्स. इंडिया मेक्स द रोड्स फर्स्ट एंड देन द स्टेडियम्स. सो बेसिकली अगेन इंडिकेटिंग ऑफ चाइनाज डेट क्राइसिस. अगेन दीज फ्यू जो पैनलिस्ट थे, मेन पैनल्स थे, इससे यही इंडिकेट किया गया है कि इंडिया का जो ये नया फॉरेन पॉलिसी है जब से G20 का एजेंडा सेट हुआ है, इट इज़ clearly indicating that India is going to take its rightful place in the world order. चाहे वो bridging power की तरह हो, चाहे वो विश्व मित्र की तरह हो, but India is now strongly articulating कि हमारा foreign policy stand क्या है. It was truly amazing to sit and listen to them. And tomorrow is the last day जहाँ पे कई और ministers आ रहे हैं. I think Minister Smriti Irani is coming. Then again there is External Affairs Minister S. Jaishankar is going to be speaking again. कई और ministers भी आ रहे हैं, and I'm going to give you a report of that day as well tomorrow. Hope you enjoyed the video. Thank you so much for joining me today. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.